अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 10th स्टैंडर्ड यानी एसएलसी का फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ यानी प्रथम भाषे कन्नड़, इसमें पार्ट 1 टेक्स्ट बुक यानी भाग 1 पठ्य पुस्तक, इसमें पद्य भाग यानी पोएम पार्ट साइड दूसरा पोएम है हक्की हारुतिदे नोडिदिरा। तो हक्की हारुतिदे नोडिदिरा इससे पहले मैं 4 क्लासेस कर चुका हूँ इसी चैनल पर, अनलर्न सर ट्रस्ट चैनल में। तो पिछली क्लास में जो है संदर्भ कर रहा था, तो 2 संदर्भ लास्ट क्लास में कर कहूँ पार्ट 4 में। तो आज उसी का जो है पार्ट 5 यानी 5वीं क्लास है आज। तो संदर्भ सहिता स्वारस्यवन्नु विवरिसी, तो ई मेंथ का तीसरा यहाँ से आज कंटिन्यू करेंगे। तो देख सकती हक्की हारुतिदे नोडिदिरा इसका टेक्स्ट बुक पेज, तो पेज नंबर पुटದ संख्ये 54 54। तो थर्ड क्वेश्चन है, उसका सबसे पहले हेडिंग है संदर्भ सहित स्वारस्यवन्नु विवरिसी। संदर्भ सहित, संदर्भ आगा तो मौके के साथ, स्वारस्यवन्नु मज़ेदार बात को, विवरिसी लिखिए यानी मौके के साथ मज़ेदार किस्से को, मज़ेदार बात को जो है लिखिए। मौके के साथ लिखना, मज़ेदार वाली बात भी जो है इसमें वो छुपी है वो भी लिखना, और कौन से मौके में ये लाइन आया वो भी लिखना, ये तमाम चीज़ें इसमें लिखना। तो सबसे पहले तीसरा क्वेश्चन है प्रश्न 3, बल्लरू यार हाकिद ಹೊಂಚ। बल्लरू, बल्लरू किसे पता, यारा किसका, हाकिदा डाले हैं, ಹೊಂಚ यानी एम्बुश घात लगाए हैं। बल्लरू यारा हाकिदा ಹೊಂಚ किसे पता किसका जो है, किसका जो है घात लगाए हैं, किसे पता किसका जो है घात लगाए, एम्बुश कर रहे हैं। तो बल्लरू यारा हाकिदा ಹೊಂಚ, तो ये संदर्भ वाला एक पोएम का स्टैंजा का एक लाइन दे डालती, तो हमें इसको पॉइंट वाइज बना के लिखना। तो सवाल है बल्लरू यारा हाकिदा ಹೊಂಚ, ये पोएम का लाइन हक्की हारुतिदे नोडिदिरा। अब उसको आंसर लिखेंगे, 3 मार्क्स इसका रिवार्ड रहता है। आंसर सही लिखने पर 3 मार्क्स मिलती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिखना। तो सेम सवाल जो टेक्स्ट बुक सेट देखे, तो ये सेट टेक्स्ट बुक का पेज में शेयर कर रहा हूँ, तो ये सवाल के साथ तो उसका जवाब जो है मैं शेयर कर रहा हूँ। तो बल्लरू यारा हाकिदा ಹೊಂಚ किसे पता किसका जो है यहाँ पर घात लगा है, एम्बुश कर रहे हैं। तो आई के में लिखती सिलेक्शन, ಆಯ್ಕೆಗ तो ಸೆಲೆಕ್ಷನ್। ಸೊ इसमें लिखती ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ವಿರಚಿತ ಗರಿ ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। ಆಯ್ಕೆ यानी सिलेक्शन। ಈ वाक्यವನ್ನು, इस लाइन को दरा बेंद्रे उनकी लिखी गई विरचिता गरी नाम के कवನ ಸಂಕಲನದಿಂದ, गरी नाम के किताब से आयदा चुना गया हक्की हारुतिदे नोडिदिरा यानी हक्की हारुतिदे नोडिदिरा इस नज़म से ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿ, इस नज़म से चुना गया। यानी सवाल वाले लाइन को दरा बेंद्रे उनकी लिखी गई किताब गरी किताब है, तो इस गरी किताब में हक्की हारुतिदे नोडिदिरा नाम का नज़म है, तो उस नज़म से ये सवाल जो बल्लरू यारा हाकिद ಹೊಂಚ इस सवाल वाले लाइन को चुना गया है। अब संदर्भ में क्या लिखना, अब वो देखेंगे। सेकेंड पॉइंट आता संदर्भ, तो विवरण भी उसी में डालकर लिख सकते हो, नहीं कि तो संदर्भ डाले तो भी बस। तो संदर्भ कौन से मुखे में लाइन आया, तो ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಕಾಲವೆಂಬ ಹಕ್ಕಿಯು ತನ್ನ ಬಾಹುವಿನಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಭೇದಿಸುವ ತಂತ್ರವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ। तो मुखे में लिखती संदर्भ में कि बेंद्रे उनकी जो इस नज़म के पोएट ही उन्हों कालवेंबा यानी वक्त की हद, वक्त करने की जो इस परिंदे को हक्कियु, वक्त करने का जो परिंदा जो है, तो वक्त को जो है यहाँ पर परिंदे से कंपेयर करें इस नज़म में, राइट। तो उसको बोल रहे वक्त करने का परिंदा जो है तन्ना बाहुविनिंदा यानी अपने जो है बाहों से जगत्तिना इस ज़माने की, इस वर्ल्ड की रहस्यवन्नु, उसकी सीक्रेट को भेदिसुवा, भेद करने का जो तंत्रवन्नु, टेक्निक को यहाँ पर विश्लेषिसुवा, बयां करने के दौरान संदर्भದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, इस लाइन को कहा है। तो बेंद्रे उन्होंने काला नाम के यानी वक्त नाम के जो परिंदा अपने बाहों से इस ज़माने के जो सीक्रेट को भेद करने की जो टेक्निक को जो है बयां करने के दौरान इस जुमले को कहा है। तो नेक्स्ट, ಕಾಲವೆಂಬ ಹಕ್ಕಿ ದಿಶಾವಲಯದ ತುತ್ತ ತುದಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ಆಚೆಗೆ ತನ್ನೆಯ ಕೊಕ್ಕನ್ನು ಚಾಚಿದೆ, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಲೋ ಎಂಬಂತೆ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿದೆ ಏನೋ, ಬಲ್ಲವರಾರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂಬ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಈ ವಾಕ್ಯ ಬಂದಿದೆ। तो इसमें बोल रहे हैं
कालवेंब हक्की यानी वक्त करने का जो परिंदा है दिशा वलयद हर एक जो डायरेक्शन में तुत्ता तुदी में अनी में जो है मुट्ठी छू कर आचेगे उसके बाहर तन्नय कोक्कनो अपनी चोंच को जो है चाचिदे फैला करे, अपनी चोंच को जो है फैला कर है। अदु वो जो है ब्रह्मांडलगलन्नु यानी सारे यूनिवर्सिटी को ಒಡೆಯಲು तोड़ने एम्बंते तोड़ने के जैसा ಹೊಂಚು ಹಾಕಿದೆ, इस तरह से वो घात लगाया है। ಏನೋ ಬಲ್ಲವರ್ ಯಾರು, किसे पता क्या है, संदर्भದಲ್ಲಿ इस दौरान ಎಂಬ विस्मयವನ್ನು, इस तरह की जो है विस्मय को, इस तरह की जो हैरत अंगेज चीज़ को जो है अभिव्यक्तपಡಿಸುವ बयां करने का ये सेंटेंस है, ये वाक्य बंदिदे। तो विवरणೆ में डिटेल में लिखती हैं तो वक्त करने का जो परिंदा है सारे डायरेक्शन में हर एक जगहों में जो है उसके अनी तक छूकर उसके बाहर तक अपना चोंच को जो है फैला कर है, वो सारे यूनिवर्सिटी को तोड़ना करने जैसा कुछ घात लगाया है कि क्या की किसे पता कर को बोलने के दौरान जो है एक हैरत अंगेज चीज़ को बात को जो है यहाँ पर बयां की जा रही है। तो ये हुआ विवरण यानी डिटेल में लिखने को विवरण बोलती। अब नेक्स्ट स्वारस्य, स्वारस्य क्या मज़ेदार वाली बात क्या है संदर्भ में वो लिखना। ये पॉइंट वाइज बना को लिखे तो तुम ना 3 मार्क्स लिखते सो, तो उससे फर्स्ट पॉइंट आई के दाल को लिखती, बाद में संदर्भ विवरण भी दाल को लिखो, हुआ तो नहीं का तो भी संदर्भ डाल तो बस, और लास्ट में जो है स्वारस्य डालना तुम्हें। तो स्वारस्य में लिखना कि ಕಾಲ ಪಕ್ಷಿಯು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಹೊಂಚು ಹಾಕಿರಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ। यानी इसमें बोल रही काला पक्षियों, ये छोड़ो, काला पक्षियों यानी वक्त करने का जो है परिंदा ब्रह्मांड रहस्यವನ್ನು इस यूनिवर्सिटी के सीक्रेट को भेदिसಲು भेद करने ಹೊಂಚು ಹಾಕಿರಬಹುದು घात लगाया होगा ಎಂಬ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನು, इस तरह की जो हैरत अंगेज को ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ इस जुमले में स्वारस्यपूर्ण मज़ेदार रकम से जो है बयां किया गया है, वर्णिಸಲಾಗಿದೆ। तो इसमें लिखती तुम्हें तो सबसे पहले आय के में लिखती यानी दरा बेंद्रे उनकी लिखी गई गरी किताब से जो हक्की हारती नोड़िदरे इस नज़म से लिया गया है। तो संदर्भ में लिखती कि बेंद्रे उनकी वक्त करने का जो परिंदा है अपने बाहों से इस ज़माने के सीक्रेट को भेद करने का टेक्निक को जो है यहाँ पर बयां किया जा रहा है। तो वक्त करने का जो परिंदा है तमाम डायरेक्शन के आखिरी तक छूकर उसके बाहरी तक अपना चोंच को फैला कर है, तो वो सारे यूनिवर्सिटी को तोड़ने के जैसा उन्होंने घात लगा कर ही क्या की कर वो बोलने के दौरान जो है ये हैरत अंगेज बात को यहाँ बयां किए गए। स्वारस्य मज़ेदार वाली बात क्या है, यानी वक्त करने का परिंदा जो है यूनिवर्सिटी के सीक्रेट को भेद करने कुछ घात लगाया है क्या की, तो इस तरह से बयां करने के दौरान ये आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, संदर्भ सहित स्वारस्यವನ್ನು विवरिಸಿ, यानी मौके के साथ मज़ेदार वाली बात को लिखो। ಹೊಸಗಾಲದ ಹಸು ಮಕ್ಕಳ ಹರಸಿ, ಹೊಸಗಾಲದ नए ज़माने का, हसु मक्कड़ा यानी बच्चों का, यानी इस मासूम बच्चों का, हरसी दुआ करो यानी इस नए जनरेशन में नए दौर में आने वाले बच्चों को दुआ करते हुए। ಹೊಸಗಾಲದ ಹಸು ಮಕ್ಕಳ हरसी, नए ज़माने के इस नए बच्चों को दुआ देते हुए या प्रे करते हुए। ಹೊಸಗಾಲದ ಹಸು ಮಕ್ಕಳ हरसी जो टेक्स्ट बुक में सवाल देखे वही है, तो यहाँ पर आंसर के साथ भी वो सवाल है। देखो ಹೊಸಗಾಲದ हसु मक्कड़ हरसी, नए ज़माने के इस बच्चों को जो है प्रे करते हुए। अब इसको पॉइंट वाइज बना के लिखना एज यूजुअल, आय के संदर्भ विवरण स्वारस्य ऐसा। तो आय के में सेलेक्शन लिखती, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ವಿರಚಿತ ಗರಿ ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। तो इसमें आय के में एज यूजुअल तमाम संदर्भ को इसी एक ही पोएम से लेने की वजह से फर्स्ट पॉइंट सेम रहता है आय के का पॉइंट। तो ई वाक्यವನ್ನು इस जुमले को यानी सवाल वाले लाइन को दरा बेंद्रे विरचिता, दरा बेंद्रे से लिखी गई गरी कवन संकलनದಿಂದ, गरी नाम की किताब से आयदा चुना गया हक्की हारुತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ, हक्की हारुತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ नाम के नज़म से पद्यದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ, इस नज़म से चुना गया है। नेक्स्ट संदर्भ, मज़ेदार वाली बात क्या है संदर्भ, तो ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಯುವ ಜನಾಂಗದ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ। यानी बेंद्रे जो हैं
बेंद्रे जो हैं युवा जनांगದ ಯೂತ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ उत्तम एक अच्छी फ्यूचर के वास्ते भविष्ಯಕ್ಕಾಗಿ कालದ यानी वक्त का शुभ हारೈಕೆಯನ್ನು यानी उनको विश करने की जो बारे में ಕುರಿತು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ बोलने के दौरान ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು इस सवाल वाले लाइन को कहा गया ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆ ವಿವರಣೆ में क्या लिखती ಕಾಲವು ಯುಗ ಯುಗಗಳ ಹಣೆ ಬರಹವನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿ ಹೊಸತನದ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ರೆಕ್ಕೆಯ ಬಿಚ್ಚಿ ಮೇಲೇರುತ್ತಾ ಹೊಸಗಾಲದ ಹಸು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಸ ಚೇತನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶುಭ ಹರಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಬಂದಿದೆ यानी इसमें क्या लिखती ಕಾಲವು वक्त जो है युग युगಗಳ इस ज़माने का ಹಣೆ ಬರಹವನ್ನು तकदीर को वक्त क्या कर रहा है इस ज़माने का हणे बरहवन्नु तकदीर को अಳಿಸಿ ಹಾಕಿ मिटाकर ಹೊಸತನದ एक नएपन की भाग्यವನ್ನು लक्कु जो है ತೆರೆದುಕೊಟ್ಟಿದೆ खोल कर दिया है यानी नएपन का जो लक्कु ला कर दिया है तब कि उसका पुराना जो तकदीर लिखा था उसको मिटा कर डाला है कौन वक्त और हागे उसी तरह रेक्केಯ बिच्छी यानी अपने पंखों को खोलकर मेलेरुत्ता ऊपर जाते हुए ಹೊಸಗಾಲದ इस नए दौर के नए ज़माने के हसु मक्कಳಿಗೆ इन प्यारे से मासूम बच्चों को ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು एक नया एक एक्साइटमेंट को एक नयापन को जो है नीडुत्ता देते हुए उत्तम भविष्ಯಕ್ಕಾಗಿ एक अच्छे फ्यूचर के वास्ते उन्होंने दुआ कर रहे हैं शुभ हरसिदे इस लाइन में जो है विश कर रही इस तरह से ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊ बोलने के दौरान ಈ ವಾಕ್ಯ ಬಂದಿದೆ तो स्वारस्य क्या लिखती मज़ेदार वाली बात ಯುವ ಜನಾಂಗದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹರಸುವ ಕಾಲ ಪಕ್ಷಿಯ ಗುಣ ಸ್ವಾರಸ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ स्वारस्य मज़ेदार वाली बात क्या लिखती युवा जनांगದ एक नए जनरेशन एक यूथ जनरेशन के विषय के उनके बातों को यानी यूथ जनरेशन कल के बच्चे जो है आज के बच्चे जो है कल के क्या है सिटीजन है टुडेज चिल्ड्रंस आर टुमारो सिटीजन राइट आज के बच्चे कल के बड़े हैं वो बोल रहे हैं तो यहाँ पे यूथ जनरेशन के बारे में विषय यूथ जनरेशन युवा जनांगದ विषय की यूथ जनरेशन के बारे में शुभवागली अच्छा होंदेगर को ಎಂದು ಹರಸುವ इस तरह से प्रे करते विश करते हुए काल पक्षीय गुण वक्त का जो परिंदा है उसके कैरेक्टर को स्वारस्यपूर्ण मज़ेदार रकम से जो है यहाँ पर आया है मूडी बंदिदे तो इसमें लिखती ಹೊಸಗಾಲದ ಹಸು ಮಕ್ಕಳ हरसी नए दौर के इस मासूम बच्चों को प्रे करते हुए आग के सिलेक्शन में लिखती इस जुमले को दरा बेंद्रे उनकी लिखी गई गरी नाम की किताब जो है उससे हक्की हारुतिदे नोडिदीरा नाम के नज़म से लिया गया संदर्भ बेंद्रे जो है इस यूथ जनरेशन को एक अच्छा फ्यूचर मिलन देकर को एक प्रे करते हुए बोलने के दौरान ये सेंटेंस आया तो वक्त जो है हर एक ज़माने का जो है तकदीर को मिटाकर एक नएपन को नए लक्कू जो है खोल कर दिया उसी तरह से पंखों को खोलकर ऊपर उड़ते हुए इस नए ज़माने के एक मासूम बच्चों को नया चैतन्य को अच्छा फ्यूचर मिलन देकर को प्रे कर रही कर को बोलने के दौरान ये सेंटेंस आया स्वारस्य मज़ेदार वाली बात क्या है एक यूथ जनरेशन के मैटर को आए तो अच्छा होने कर को एक विश करने के दौरान ये जो है वक्त करने का परिंदा जो है मज़ेदार रकम से जो है यहाँ पर आया है ओके तो ये हुआ फोर्थ संदर्भ 3 मार्क्स का जो आज टेक्स्ट बुक के हिसाब से मैं चौथा समझाया अब नेक्स्ट लास्ट बट इन द लिस्ट फिफ्थ जो है संदर्भ उसके बारे में हमें अब समझेंगे 5 सवाल नंबर 5 मंगल लोकद अंगल केरी मंगल का तो क्या है वीनस प्लैनेट लोकद वीनस प्लैनेट के अंगल केरी आंगन को उतरकर वीनस प्लैनेट के आंगन को उतरकर मंगल लोकद अंगल केरी वीनस के प्लैनेट के आंगन में उतरकर यानी वीनस के प्लैनेट तक पहुंच कर को इंसान एक लक्ष्य रखा उन्हें हमारे हिंदुस्तान की जो साइंटिस्ट सब इसके ऊपर रिसर्च करें कि किसी भी तरह जो है मार्स प्लैनेट सॉरी वीनस मार्स मंगल सॉरी वीनस नहीं करेक्शन कर लो तो मार्स प्लैनेट पर किसी भी तरह पहुंचे तो उसी को यहाँ पे बोला जा रहा है कि मंगल लोकद अंगल केरी मार्स के प्लैनेट के आंगन पे उतरकर मार्स के जो प्लैनेट है तो उसके आंगन में उतरकर मंगल लोकद
अंगळकेरी। तो नज़म का एक लाइन जो हक्की आकृति दे नोड़िदीरा इस तरह से लाइन दे डालते, हमें 3 पॉइंट वाइज बना को जो है हमें उसको जवाब लिखना, जो कि 3 मार्क्स मिलती संदर्भ और स्वारस्य के सवाल में। तो मंगल लोकदा अंगळकेरी, सेम सवाल जो टेक्स्ट बुक में देखे वही सवाल है, यानी मार्स का जो प्लैनेट है उसके आंगन में उतर कर को इस तरह से। तो आके एज यूजुअल फर्स्ट पॉइंट सेम रहता है। ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದ ರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ವಿರಚಿತ ಗರಿ ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ करको लिखती। ಈ वाक्यವನ್ನು, ये सवाल वाले लाइन को दरा बेंद्रे विरचिता, दरा बेंद्रे से उनसे लिखी गई गरी कवन संकलनದಿಂದ, यानी गरी नाम के किताब से चुना गया आयदा हक्की हारुतिदे नोडिदिरा, हक्की हारुतिदे नोडिदिरा नाम का नज़म है, तो उस नज़म से ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ, उस नज़म से इस सवाल वाले लाइन को चुना गया है। अब संदर्भ और स्वारस्य में क्या लिखती हैं? सबसे पहले संदर्भ में यानी मौके में लिखती कि ಕಾಲದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ। ವಿವರಣೆ में ಕಾಲ ಪಕ್ಷಿಯು ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ यानी ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯ ಮೇರೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದೆ ಹಾರಾಡುತ್ತಾ ಹಾರಾಡುತ್ತಾ ಮಂಗಳ ಲೋಕದ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಬಂದಿದೆ। तो संदर्भ और विवरण में लिखती कालदा वक्त का वैज्ञानिक गतिಯನ್ನು यानी साइंटिफिक का जो स्पीड है उसके बारे में हेಳುವ संदर्भದಲ್ಲಿ, उसके बारे में यानी साइंटिफिक का जिस तरह से रिसर्च किया जा रहा है, किस तरह से टेक्निकें बढ़ रही हिंदुस्तान में, तो वक्त के साथ साथ उसके बारे में बताते हुए ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ दरा बेंद्रे और इस नज़म के पोइट दरा बेंद्रे बोलने के वक्त ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು इस जुमले को कहा है, ಹೇಳುತ್ತಾರೆ। तो विवरण में क्या लिखती है? काल पक्षियों, ये वक्त करने का परिंदा जो है बेल्ली चुकी शुक्र ग्रह का, तो क्या वीनस का प्लैनेट, तो यंबा हल्लिया मेरे यानी उस गांव के जो है सीमा तक लांग कर, उससे पार कर को दाटी चंद्रलोक के चांद के लोक तक जो है उड़कर हारी नीरन्नु हीरी पानी को खींचकर हागे उसी तरह मुंदे हाराडुत्ता आगे उड़ते उड़ते मंगल लोकद यानी वीन मार्स के प्लैनेट के आंगन तक अंगड़ಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ, वहाँ तक जा रहा है ಎಂದು ವಿವರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ इस तरह से बयां करने के दौरान उस वक्त में ये सेंटेंस आया, ಈ ವಾಕ್ಯ ಬಂದಿದೆ। तो स्वारस्य में लिखती मज़ेदार वाली बात, वैज्ञानिकವಾಗಿ ಭಾರತೀಯರು ಶುಕ್ರ ಚಂದ್ರ ಮಂಗಳನ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ। स्वारस्य मज़ेदार वाली बात लिखती, वैज्ञानिकವಾಗಿ साइंटिफिकली भारतीयರು इंडियंस जो है शुक्र यानी वीनस का प्लैनेट, चंद्र मून, मंगला यानी मार्स, इसके आंगन तक अंगड़ಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ यहाँ तक जाकर संशोधने रिसर्च ಮಾಡುವ गुरी, रिसर्च करने का जो एम या गोल को जो है परोक्षವಾಗಿ इनडायरेक्टली यहाँ पर बयां किया जा रहा, अभिव्यक्त पडिसिದ್ದಾರೆ। यानी साइंटिफिकली जो इंडियंस जो है चाहे वो वीनस प्लैनेट हो या मून हो या मार्स का प्लैनेट हो, यहाँ तक जो है जाको रिसर्च करने का एक टारगेट या गोल रखो ही करको बोलने के दौरान इनडायरेक्टली इस तरह से ये सेंटेंस आया। ये इसमें मज़ेदार वाली ये बात है। तो मंगल लोकद अंगळकेरी, तो पूरा पॉइंट एक बार हाईलाइट करता हूँ कि मार्स के प्लैनेट तक आंगन तक उतर कर या पहुँच कर। तो आके में लिखती इस सेंटेंस को दरा बेंद्रे उनकी लिखी गई किताब गरी है, तो उस गरी में एक पोयम है हक्की हारुतिदे नोडिदिरा, उस नज़म से इस सवाल वाले लाइन को लिया गया है। तो संदर्भ मौके को लिखती कि वक्त जो है साइंटिफिक की जो स्पीड को जो है बोलने के दौरान दरा बेंद्रे इस नज़म के पोएट इस बात को कहा है। तो विवरण में डिटेल में क्या लिखती है? तो वक्त करने का परिंदा जो है उन्हें वीनस प्लैनेट हो या उसके आंगन तक पहुंचकर उसे पार कर को चांद के जो है प्लैनेट तक जो है पहुंचकर वहाँ पर जो है पानी खींचते हुए आगे बढ़ते हुए उड़ते हुए इवन मार्स प्लैनेट तक उड़ते हुए जा रहा है करको बोलने के दौरान जो है यहाँ पर ये सेंटेंस आया। तो मज़ेदार वाली बात क्या है, साइंटिफिकली इंडियंस जो है यानी एक वीनस प्लैनेट या मून और मार्स के प्लैनेट तक आंगन तक जाकर पहुँचना, वो प्लैनेट तक पहुँचना करने के बारे में रिसर्च करने के जो गोल या टारगेट जो है इंडियन साइंटिस्ट रखो ही, यानी वक्त के साथ साथ हमें भी कितना आगे बढ़ रही तरक्की कर रही करको बोलने के दौरान ये सेंटेंस को कहा गया है। तो ये हुआ 5 संदर्भ करें 3-3 मार्क्स का। तो इसमें तुम ना यू विल गेट 3 मार्क्स इन दिस संदर्भ। तो अगले सवाल की तरफ जाएंगे अब हमें।
तो अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक हक्की हारुತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ जो है ई मेंत के बाद आता है ऊ मेंत में क्या है ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ। तो ये है टेक्स्ट बुक का पेज ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 54 हक्की हारुತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ उसमें ऊ मेंत में है ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ। मैच द फॉलोइंग ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ का तो जोड़ कर लिखिए मैच द फॉलोइंग। तो ये साइड जो है ये कॉलम में रहता है सवाल, तो ये साइड में बी कॉलम में जवाब रहता है। तो इसको हमें क्या करना मैच करना है, यानी बराबर जोड़ कर लिखना। तो यहाँ पे इधर ऊपर नीचे देखो उसको सही जवाब को हमें मैच करके लिखना। तो हक्की को क्या सही आंसर है वो लिखना। हक्की एक तत्समा तो पक्षी तद्भव, तो सही आंसर है ज्ञानपीठ प्रशस्ति नहीं पक्षी। सो द राइट आंसर इज पक्षी। हक्की पक्षी की वो पक्षी गतो इन्हें तत्सम तद्भव वाला वर्ड। तो तत्सम तद्भव क्या कतो ऑलरेडी मैं जो है सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा में थोड़ा समझा करूँ, व्याकरण क्लासेस में जाकर देखे तुमना मिलता है। और इसके जो है फर्स्ट लैंग्वेज के कन्नड़ा में भी ग्रामर क्लास में करने वाला व्याकरण अगर को, तो उसमें तुम्हें देख ले सकती, तो वो सब मालूम होता है तत्सम तद्भव अगर तो क्या अगर को। तो ग्रामर का रकम है वो हक्की का तो पक्षी आता आंसर। तो नाकू तंती एक किताब का नाम इन्हों लिखे सो दरा बेंद्रे। तो इसे कौन सा अवार्ड मिला वो लिखना। नाकू तंती यहाँ पे क्या क्या देखो ही ज्ञानपीठ प्रशस्ति पक्षी खंडगड़ ऐसा बहुत सारे ऑप्शन दिए। तो राइट आंसर यहाँ से देखो ज्ञानपीठ प्रशस्ति। तो इसमें आता सेकंड का राइट आंसर है ज्ञानपीठ प्रशस्ति। ज्ञानपीठ प्रशस्ति यानी नाकू तंती के किताब को ज्ञानपीठ वाला अवार्ड मिला। ज्ञानपीठ एक अवार्ड का नाम हो, सो ज्ञानपीठ प्रशस्ति। तो नील मेघ मंडला का तो एक पोयम का स्टार्टिंग 2 वर्ड देखो, उसका आगे वाला पॉइंट हमें कंटिन्यू करना। नील मेघ मंडला समबण्ण, नील मेघ मंडला समबण्ण। राज्यद साम्राज्यद इसको क्या लिखती राज्यद साम्राज्यद तेने ओक्की, एज यूजुअल वोश लिखती तेने ओक्की। राज्यद साम्राज्यद तेने ओक्की। तेलिसी मुಳುಗಿಸಿ करको है, तो क्या लिखती खंड खंडಗಳ, खंड खंडಗಳ तेलिसी मुಳುಗಿಸಿ खंड खंडಗಳ। मंगला, मंगला में क्या लिखती अंगड़ केरी। मंगल अंगड़ केरी। तो हक्की पक्षी लिखो, नाकू तंती ज्ञानपीठ प्रशस्ति, नील मेघमंडल समबಣ್ಣ लिखो, राज्यद साम्राज्यद तेने ओक्की, तेलिसी मुಳುಗಿಸಿ खंड खंडಗಳ लिखो, मंगल अंगड़ केरी। यानी ये पोएम का लाइन कंटिन्यू कर रही, तेलिसी मुಳುಗಿಸಿ ये भी नज़म का लाइन, खंड खंडಗಳ कंटिन्यू कर रही, राज्यद साम्राज्यद ये भी पोएम का पहले का वर्ड दी तेने ओक्की कर को लिखती, नीला मेघमंडल ये भी पोएम का बिगिनिंग वर्ड है, उसका कंटिन्यू वाला वर्ड आता समबಣ್ಣ वो लिखो ही। तो हक्की पक्षी तत्सम तद्भव। नाकू तंती एक किताब का नाम जो दरा बेंद्रे लिखे, तो उसको अवार्ड मिला ज्ञानपीठ प्रशस्ति। तो ये 6 भी करेक्ट लिखे तुम ना 6 मार्क्स मिलती हैं। तो समझ में आएगा ना, ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ मैच द फॉलोइंग जोड़ कर लिखिए। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट ग्रामर का पार्ट आता है वो दिखा रहा हूँ। डिटेल से ग्रामर का तो व्याकरण क्लास में तुमने मिल जाता है। भाषा चटुवटिके है, तो भाषा चटुवटिके लैंग्वेज एक्टिविटी करको, तो इसमें से भी तुमने सवाल आती तो वो मैं करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ देखो ही ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ भाषा चटुवटिके लैंग्वेज एक्टिविटी में फर्स्ट मेन है ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ दिए गए सवालों को जवाब दीजिए, उत्तरिसी, दिए गए सवालों के जवाब लिखिए। तो पहला मेन है ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳಿಗೆ ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದ ಬರೆಯಿರಿ। मतलब ಕೊಟ್ಟಿರುವ दिए गए पदಗಳಿಗೆ अल्फाजों को समानार्थक सिनोनिम्स, सिनोनिम्स लिखो अगर को, सिनोनिम्स कहते हैं उसको। तो समानार्थक यानी सिनोनिम्स, पदा बरेरी अल्फाज को लिखो, दिए गए अल्फाजों को समान अर्थ देने वाले, समान के सेम मीनिंग देने वाले दूसरे अल्फाज लिखो। अगर माना सेम देती हैं लेकिन लेटर्स उसके स्पेलिंग दूसरे रहती हैं, तो उसको कहते हैं समानार्थक। तो वैसे कौन से सूर्य, मेघ, गड़, हरसु, ओक्की, केन्ना। तो सूर्य का तो सूरज, मेघा का तो बादल, गड़ा का तो क्या वो तमाम चीज़ें, हरसु का तो क्या, ओक्की का तो क्या, केन्ना का तो क्या। अब हमें जानेंगे हैं, तो ना विथ वर्ड के साथ दिखा को समझाता हूँ उसका जवाब। तो
तो तुमने आइडिया मिलता है, सच बोले समझ में नहीं आता। तो देखो यहाँ देखो ही, तो समानार्थक में सबसे पहला वर्ड देखो क्वेश्चन में सूर्य नहीं है, सूर्य का सेम मीनिंग वाला वर्ड लिखना, यानी सिनोनिम्स लिखना। तो सूर्य दिए तो उसका आंसर लिखो रवि लिख सकते हो, भानु कर को लिखो, अर्का, एक 3 बहुत सारे दिए हैं, नेसरा, भास्करा, इन तमाम का माना है सूरज कर को। सूर्य का तो सूरज, तो उसका जवाब तुम्हें रवि भानु अर्का कर को लिख सकती है। रवि का तो भी सूरज, भानु का तो भी सूरज, अर्का का तो भी सूरज, स्पेलिंग अलग है लेकिन सेम माने निकलती, इसको कहते हैं समानार्थक। अंडरस्टूड। नेक्स्ट दूसरा क्या देखो ही, मेघा, मेघा को देखो मोड़ा, मुगिलू यानी बादल, बादल, मोड़ा का तो भी बादल, मेघा का तो भी बादल, मुगिलू का तो भी बादल। मेघा दिए तो मोड़ा मुगिलू कर को लिखो, यानी तीनों का माना होता है बादल। गड़ा, नेक्स्ट क्या है, गड़ा, गड़ा का तो क्या, सन्ना कोटे, छोटा सा किला, किले को कहते हैं गड़ा, गड़ा सन्ना कोटे। नेक्स्ट हरसु कर को, हरसु को तो क्या, आशीर्वादिसु हारैसु, यानी आशीर्वाद देना, प्रे करना या दूसरों को विश करना, यानी दुआ देना। हरसु, आशीर्वादिसु, हरसु, हारैसु, तीनों का मतलब है यानी उनको दुआ देना, दुआ देना। नेक्स्ट ओक्की कर को है, ओक्की का तो क्या, बेर पड़ीसी कर को, यानी अलग कर को, ओक्की का तो बेर पड़ीसी अलग कर को। केन्ना, इसका जो है समानार्थक लिखती है केम्पू केम्बण्णा, केन्ना का तो लाल, केम्पू का तो भी लाल, केम्बण्णा का तो भी लाल रंग, तीनों का मतलब है लाल। तो इसको कहते हैं समानार्थक का सेम माने देती, लेकिन उनके स्पेलिंग वर्ड्स अलग रहती हैं। तो इस तरह के वर्ड्स को समानार्थक का बोलती, इनको नोट कर लो और लिख के प्रैक्टिस करो, तो ये सभी टेस्ट और एग्जाम में इसके बारे में सवाल आती हैं। नेक्स्ट मेन देखो ही, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳಿಗೆ, ಕೊಟ್ಟಿರುವ पदಗಳಿಗೆ तत्सम तद्भव बरेरी कर को देखो, ಕೊಟ್ಟಿರುವ पदಗಳಿಗೆ, दिए गए अल्फाजों को तत्सम तद्भव बरेरी। तत्सम का तो इक्वल टू संस्कृत, यानी संस्कृत से आया हुआ फॉर्म, या फिर तद्भव संस्कृत से आया हुआ फॉर्म, या फिर संस्कृत के बराबर वाला फॉर्म। तत्सम का तो संस्कृत के बराबर वाला फॉर्म वाला वर्ड, तद्भव का तो संस्कृत से आया हुआ टाइम में जो क्या फॉर्म लेता वर्ड वो। सो तत्सम तद्भव, ये फॉर्म में जो है हमें आंसर लिखना। तो इसके बारे में डिटेल तुमने व्याकरण क्लास में मिल जाता है। तो बन्ना, ब्रह्मा, चंद्रा, युगा, अंगड़ा है, तो इन सबके जो है तत्सम यानी संस्कृत के समान वाले शब्द तुम्हें लिखना होता है। तो यहाँ पे जवाब की तरफ जाएंगे हमें, तो तुमने विद आंसर दिखाया समझ में आता है। तो तत्सम तद्भव कर को ऐसा लिख लेती। तो इधर तत्सम संस्कृत के बराबर वाला शब्द वर्ड, वो संस्कृत से आया हुआ वर्ड। तो वर्णा बिकम्स बन्ना, वर्णा जो है क्या होता है, इन्हें तत्सम, इन्हें बन्ना तद्भव। ब्रह्मा तत्समा वाला वर्ड, तो उसका तद्भव फॉर्म होता है बोम्मा, ब्रह्मा बोम्मा। चंद्रा, इसका जो होता है तद्भव फॉर्म चंदिरा। युगा जुगा, अंकणा अंगड़ा कर को होता है। तो तत्सम तद्भव संस्कृत के बराबर वाला शब्द, या फिर तद्भव का तो संस्कृत से आया हुआ शब्द या वर्ड। तो वर्णा का तो रंग, ब्रह्मा का तो मालूम है गॉड, जो कि इस अर्थ को बनाया कर को मानती, वो गॉड को ब्रह्मा बोलती। चंद्रा यानी चांद, युगा यानी जमाना, वर्ल्ड, इस तरह से। अंकणा का तो आंगन। ओके, तो इनका जो है तद्भव फॉर्म का लिखना, जो कि 1 मार्क्स को ये भी दे सकती, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी आंसर हमें जाने। अब नेक्स्ट भाषा चटोटी के लैंग्वेज एक्टिविटी में अगला सवाल क्या है देखेंगे। तो थर्ड में लिखती, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು, दिए गए अल्फाजों को बिडिसी अलग कर कर, दिए गए अल्फाजों को अलग कर को संधि ಹೆಸರಿಸಿ, कौन सा संधि आता लिखो। ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು, दिए गए अल्फाजों को बिडिसी, हर एक अल्फाज को 2-2 अल्फाज करो और संधि ಹೆಸರಿಸಿ, कौन सी संधि आता है लिखो। ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು बिडिसी, दिए गए अल्फाजों को अलग अलग कर कर कौन सा संधि आता है लिखो। ಇರುಳಳಿದು ತೆರೆದಿಕ್ಕುವ ಹೊಸಗಾಲ ಮನ್ವಂತರ ತಿಂಗಳಿ ನೂರು। तो ಇರುಳಳಿದು ತೆರೆದಿಕ್ಕುವ ಹೊಸಗಾಲ ಮನ್ವಂತರ ತಿಂಗಳಿ ನೂರು, तो इनको कहते हैं, इन वर्डों को बिडिसी यानी अलग अलग 2 वर्ड बनाओ हर वर्ड को, और इसका संधि कौन सा आता वो लिखो। ಇರುಳಳಿದು, तो इसको आंसर लिखती इरुಳು प्लस अಳಿದು, तो यह होता है लोप संधि। इरुಳು प्लस अಳಿದು, इरुळಳಿದು लोप संधि। क्यों का तो इरुಳು का तो पहले वर्ड का आखिरी रूप देखना, क्या साउंड आ रहा है, ऊ, यहाँ है आ है, तो जो नो मिलाती तब क्या आता है, ई आता है, ऊ चले आता है, यानी
जो पूर्व पदा ये उत्तर पदा बोलती। तो पहला वर्ड का जो स्वरा है वो छूट गया तो लेफ्ट होगा तो ये हुर्फ, तो उसको कहते हैं लोप संधि। तो इस वजह से इरुल अड़िदु, इरुलु प्लस अड़िदु लोप संधि में आता है। तो ऐसा बीडीसी बरेरी का तो एक वर्ड को दो वर्ड बनाती है और संधि एक किस्म का ग्रामर है कन्नड़ा का, कोश संधि करको लिखती है। ये दो भी लिखे तो ना 1 मार्क्स मिलते हैं। सो इरुल अड़िदु इसको दो वर्ड बनाना, उसको कहते हैं बीडीसी बरेयुदु, दो अलग वर्ड बनाओ। इरुलु प्लस अड़िदु होता है। तो अब ये संधि कैसा फाइंड आउट करना का, तो पहला वर्ड का हुर्फ देखना उसमें कौन सा ओवेल साउंड आ रहा है। लू का तो क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है। तो सेकेंड वर्ड जो उत्तरा पदा बोलती कन्नड़ा में ग्रामर में, तो यहाँ पहला हुर्फ देखना। तो संधि में ऐसा पहला वर्ड का आखिरी हुर्फ देखना और दूसरा वर्ड का पहला हुर्फ देखना, इसमें ओवल साउंड क्या आ रही है, क्या आवाज़ हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहा है देखो, उसके बाद संधि को सा करको ये करते। सो ऑलरेडी मैं व्याकरण क्लास में संधि करको हूँ, तो मैं डिटेल से जाको व्याकरण क्लास में संधि के बारे में देख सकती। तो उसके अलावा यहाँ जो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे टेस्ट के नज़रिए से जो इंपॉर्टेंट देखो वो समझा रहा हूँ। तो तेरे दिक्कुआ, यहाँ इरुल अड़िदु का माना होता है रात घटकर, तेरे दिक्कुआ खोल कर रखना। तो ये वर्ड होता है तेरेदु प्लस सिक्कुआ। देखो दो वर्ड बीडीसी बरेरी दो वर्ड बना है। तेरेदु को तो यहाँ पे ऊ है, यहाँ पर ई है, दोनों जब मिलाते हो दिक्कु, तेरे दिक्कु, ये ऊ चले आता है, छूट जाता है, तो उसको कहते हैं लोप संधि। तेरे दिक्कुआ, तेरेदु प्लस इक्कुआ लोप संधि। तो नेक्स्ट होसा गाला, होसा प्लस काला, यहाँ गा के बदली गा है तो उसे कहते हैं आदेश संधि। होसा गाला, होसा प्लस काला आदेश संधि। दिग्मंडला, दिग प्लस मंडला कौन सा आता है, जस्त्व संधि। दिग्मंडला क्या आता है, दिग प्लस मंडला जस्त्व संधि। तिंगली नूरू, तिंगलिना प्लस ऊरू, ना का तो यहाँ पे आ है, यहाँ ऊ है, दोनों जब मिलाती तिंगलिना प्लस ऊरू तिंगली नूरू, तो आंसर होता है लोप संधि। तिंगली नूरू, तिंगलिना प्लस ऊरू तिंगली नूरू, तो लोप संधि। तो इस तरह से संधि का जो है आंसर को लिखा जाता है। तो नेक्स्ट सवाल देखकर ही कि ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ द्विरुक्ति ಪದಗಳನ್ನು, इस नज़म में आने वाले ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ द्विरुक्ति पदಗಳನ್ನು, द्विरुक्ति वाले अल्फाजों को पट्टी माडिरी, लिस्ट आउट करो। ಈ पद्यದಲ್ಲಿ इस नज़म से आने वाले बरुवा द्विरुक्ति पदಗಳನ್ನು, द्विरुक्ति वाले वर्ड्स को, यानी एक वर्ड जो दो बार रिपोर्ट होता है उनको द्विरुक्ति पद पट्टी माडिरी का तो लिस्ट आउट करो। इस नज़म में आने वाले द्विरुक्ति वाले वर्ड्स जो एक ही वर्ड दो बार रिपीट होता है उस तरह के वर्ड को लिस्ट आउट करो। तो कोसे आती, इरुल इरुಳು, दिन दिन, गाउदा गाउदा, बन्ना बन्ना, इसके अलावा भी आती कुछ, तो तुम्हें उसे लिस्ट आउट करके बताना है। इस द्विरुक्ति मतलब तो व्याकरण क्लास में यह है, तुम्हें देख ले सकती इसी चैनल में जाकर। तो द्विरुक्ति का तो एक ही वर्ड को दो बार रिपीट करना करको देख सकती। इरुಳು इरुಳು, इरुಳು इरुಳು, रात रात, दिना दिना, दिन दिन, गाउदा गाउदा, दूर दूर, बन्ना बन्ना, रंग रंग, इस तरह के वर्ड, एक ही वर्ड जो दो बार रिपीट होता है। समटाइम्स उनके स्पेलिंग अलग रहती है, माना एक ही रहता है, तो उनको भी द्विरुक्ति बोलते हैं। द्वि यानी दो, उक्ति यानी वर्ड्स, दो बात, तो यह हुआ द्विरुक्ति। तो 1 मार्क्स का और भी 1 2 3 मिलती तुम ना, तो तुम्हें फाइंड आउट करको मुझे कमेंट बॉक्स में डालना कौन से और भी द्विरुक्ति वाले वर्ड्स इस पोएम में है ही करको। तो मैं एक 4 बता करूँ। तो नेक्स्ट मेन में जाएंगे। तो ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅವ್ಯಯ ಪದಗಳು ಯಾವ ಅವ್ಯಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ। यानी ಕೊಟ್ಟಿರುವ दिए गए अव्यय वाले वर्ड्स, अव्यय का तो क्या, अव्यय का डेफिनेशन तमाम चीज़ें व्याकरण मिलता तुम ना मिसाल के साथ, तो तुम्हें व्याकरण क्लास में देख लो। तो यहाँ पे तुम्हारे एग्जाम के टेस्टों के नज़रिए से जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। तो अव्यय वाले वर्ड्स, ये पूरे अव्यय के वर्ड्स, ओके। तो ये अव्यय वाले वर्ड्स याव याव अव्यय के, किस किस्म के जो अव्यय ही अव्यय को मिलकर ही ಸೇರಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, जमे हैं करको बताओ। एक्सक्यूज मी,
ಸೊ ಅವ್ಯಯ ಕಿಸಮ್ ಕಾ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಲೇಟ್. ಸೊ ಅವ್ಯಯ ವರ್ಡ್ का तो ಅವ್ಯಯ ಪದಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅವ್ಯಯ ಪದಗಳು दिए गए अव्यय वाले अल्फाज सवाल में क्या दी दिए गए अव्यय वाले अल्फाज हैं उसमें याव याव अव्यय के अव्यय में भी बहुत सारे किस्में जो कि तुम ना व्याकरण क्लास में मिल जाता है. तो ये किस प्रकार के अव्यय से जुड़े हुए नीचे दिए गए अल्फाज का निका जो है मेंशन करो ಎಂಬುದನ್ನು गुरुतिसी. ओके तो बहुत सारे किस्में आती हैं अव्यय में. तो अव्यय का तो क्या उसमें किस्म क्या है ये तमाम चीज़ें तुम ना व्याकरण क्लास में मिलता है. तो यहाँ पे तुम ना टेस्ट और एग्जाम के नज़रिए से क्या है इंपॉर्टेंट देख लेंगे. तो अदुवे ಆದ್ದರಿಂದ ಅಯ್ಯೋ ಬೇಗನೆ धगा धगा साकु ओहो हौदु नीने रोयने मेल्लगे अल्लदे. तो हर एक वर्ड को कौन सा अव्यय को आती कर को लिखना हमें. अदुवे का तो वोच ಆದ್ದರಿಂದ उससे अಯ್ಯೋ का तो एक्सप्रेशन एक किस्म का ಬೇಗನೆ जल्दी धगा धगा एक आवाज़ साकु बस ओहो हौदू यस कर को नीने का तो तूच रोयने का तो जो स्पीड आवाज़ आती है नहीं वो मेल्लगे हल्लू अल्लदे वो ना होते. तो ये हर एक वर्ड को उठा लेना कौन सा अव्यय में जमता है कर को लिखना. तो यहाँ पे सामान्य अव्यय में कौन सा आता है ಬೇಗನೆ मेल्लगे जो है सामान्य अव्यय में आता है. ಬೇಗನೆ और मेल्लगे जो है सामान्य अव्यय में आता है. और रोयने तो ಬೇಗನೆ रोयने मेल्लगे नो सामान्य अव्यय में आती. सामान्य अव्यय एक कॉमन अव्यय तो उस किस्म में आती. नेक्स्ट भावसूचक अव्यय. ये अव्यय कौन सा वर्ड का तो भावसूचक यानी इमोशंस को एक्सप्रेशन को बताने वाले अव्यय. तो कौन से आती हैं वो अయ్యో ओहो यानी हमारा एक्सप्रेशन एक टाइम में एक हम रहता नहीं तो उस तरह के इसे भावसूचक अव्यय बोलती हैं. अయ్యో ओहो अయ్యో नहीं चलेगा कहते ओहो कितना बड़ा सांप ऐसा बोलती नहीं. तो एक्सप्रेशन के दौरान तो उसे भावसूचक. अनुकरण अव्यय का तो एक साउंड वर्ड मिमिक्राइजिंग वर्ड यानी आवाज़ को स्पेलिंग में लिखते हैं. धगा धगा अनुकरण अव्यय में धगा धगा आता है. क्रियार्थक अव्यय कौन सा आता है यानी एक एक्शन को बताने वाले अव्यय एक्शन को बताने वाले अल्फाज कौन से आती हैं साकु हौदू साकु को तो बस हौदू को तो यस. उसी तरह संबंधार्थक अव्यय संबंध को यानी रिलेटिव को करने वाले वर्ड्स कौन से आती हैं ಆದ್ದರಿಂದ उससे अल्लदे ना होते. अवधारणार्थक अव्यय में कौन से आती अदुवे नीने. संबंधार्थक का तो एक रिश्ते को बताने वाले अल्फाज हो गए. अवधारणार्थक का तो जो है यहाँ पे एक किस्म का अव्यय जो यहाँ पे एक धारणा को बताती है. तो उस तरह के वर्डों को अवधारणार्थक अव्यय बोलती हैं. तो अदुवे नीने वो ना होते तुच्छ इस तरह के वर्ड्स को अवधारणार्थक अव्यय बोलते हैं. अब नेक्स्ट क्या आता तुम ना ऑलरेडी ये बताकर हूँ. तो ಚಟುವಟಿಕೆ एक्टिविटी में ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿ. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು दिए गए पोएम को पूर्णಗೊಳಿಸಿ कंप्लीट कर को कंठपाठ माड़ी. ज़बानी याद करो. ज़बानी याद करो कर को सा देखो रहती वो तुम ना टेस्ट और एग्ज़ाम में मस्ट वो स्टैंजा वो नज़म के जो है स्टैंजास जो ही तुम्हें लिखने के वास्ते देती हैं. तो यहाँ पे देख सकती नीला मेघ मंडला ये स्टैंजा तुम्हें प्रिपेयर होना जो कि हक्की हारुतिदे ನೋಡಿದಿರಾ यहाँ तक. और युग युगಗಳ वो नज़म को भी तुम्हें वो स्टैंजा को भी याद करना हक्की हारुतिदे ನೋಡಿದಿರಾ यहाँ तक. तो ये दोनों स्टैंजा तो वो पूरा स्टैंजा एक बार यहाँ दिखाता हूँ. देखो ನೀಲ ಮೇಘ ಮಂಡಲ ಸಮಬಣ್ಣ ಮುಗಿಲಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳೊಡೆದವು ಅಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕೆಯ ಮಾಲೆಯ ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಕಣ್ಣ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ. लिखे तो 4 मार्क्स. तो इसमें 4 मार्क्स कैसे मिलती सबसे पहले पूरे लाइन्स लिख को रहना 4 लाइन भी लिख को रहना. दूसरा तुम्हें हर वर्ड भी लिख को रहना स्पेलिंग मिस्टेक अवॉइड कर को रहना नीटनेस से लिखना. सो विल गेट 4 मार्क्स फॉर दैट. ओवरऑल तुमने मिला को 4 मार्क्स मिलती. तो सेकेंड युग युगಗಳ देखिए तो वो स्टैंजा भी याद करना. युग युगಗಳ ಹಣೆ ಬರೆಹವ ಒರೆಸಿ ಮನ್ವಂತರಗಳ ಭಾಗ್ಯವ ತೆರೆಸಿ ರೆಕ್ಕೆಯ ಬೀಸುತ್ತ ಚೇತನಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸಗಾಲದ ಹಸು ಮಕ್ಕಳ ಹರಸಿ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ. तो देखो ये 4 ये जो लाइन है 5 लाइन इनको भी तुम्हें अच्छे से याद करना और लिखना. जैसे कि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करना जैसा वो तू दीर्घा कहाँ छूट गया था वो उस पर गौर फिक्र कर को हर एक भी लिखना. तो 4 मार्क्स इसमें मिलती. तो इसे कैसा कर तो पहले एक लाइन 2 लाइन कर को रिपीटेशन कर को जो है ज़बानी याद करो. बाद में हर लाइन को 5 बार 10 बार लिख को प्रैक्टिस करो तो तुमने ईजिली आ जाता है. स्पेलिंग मिस्टेक भी अवॉइड होता है और 4 मार्क्स ईजिली तुम्हें टेस्ट और एग्ज़ाम में मिल जाती हैं. तो ये हुआ हक्की हारुतिदे ನೋಡಿದಿರಾ यहाँ तक पूरा ख़त्म हुआ.
इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमें व्याकरण इसमें मिलेंगे।